हिंद दोस्तों, चलिए आज की इस वीडियो इन 2 लाइनों से प्रेरित होकर आगे बढ़ते हैं। खुद पर विजय प्राप्त करना लाखों शत्रुओं पर विजय पाने से बेहतर है। आज से हम अपने ही अंदर छुपी बुराइयों पर विजय प्राप्त करें। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आज हम आपके लिए लाए हैं थर्मल इंजीनियरिंग का चैप्टर 4 रूल्स ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ऊष्मागतिकी के नियम। इसमें हम आपको ऊर्जाओं के बारे में बताएंगे और ऊष्मागतिकी के नियमों के बारे में बताएंगे और उनके अनुप्रयोग बताएंगे। इंजीनियरिंग लाइन में उनका क्या क्या उपयोग है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आंतरिक ऊर्जा, इंटरनल एनर्जी, निकाय की आणविक संरचना एवं अणुओं की गति के फलस्वरूप निकाय में निहित ऊर्जा को आंतरिक ऊर्जा कहते हैं। निकाय की आणविक संरचना एवं अणुओं की गति के फलस्वरूप निकाय में निहित ऊर्जा को आंतरिक ऊर्जा कहते हैं। निकाय की आणविक संरचना एवं अणुओं की गति के फलस्वरूप निकाय में निहित ऊर्जा को आंतरिक ऊर्जा कहते हैं। इसे U द्वारा प्रदर्शित करते हैं। इसे किसके द्वारा प्रदर्शित करते हैं? U द्वारा प्रदर्शित करते हैं। इस निकाय का गुण है यह अदृश्य होता है। ये कैसा होता है? अदृश्य होता है तथा इसे सिर्फ महसूस किया जा सकता है। इसे क्या किया जा सकता है? केवल महसूस किया जा सकता है। आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन उसके तापमान में परिवर्तन पर निर्भर करता है। आंतरिक ऊर्जा निम्न समीकरण द्वारा ज्ञात किया जाता है। du = mCv/dt। du क्या है? आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन। m क्या है? निकाय के अंदर द्रव्यमान। cv क्या है? विशिष्ट ऊष्मा स्थिर आयतन पर। और dt क्या है? तापमान में परिवर्तन। अब बात करते हैं संक्रमण ऊर्जा की। ये संक्रमण ऊर्जा क्या है? वह ऊर्जा जो निकाय की परिसीमाओं के आर पार जा सकती है। निकाय की जो परिसीमा होती हैं उसके क्या आर पार जा सकती हैं, संक्रमण ऊर्जा कहलाती है। जैसे ऊष्मा, कार्य, विद्युत ऊर्जा इत्यादि। अब हम लोग बात करते हैं ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम। यह आंतरिक ऊर्जा के सिद्धांत पर आधारित है। ये किसके सिद्धांत पर आधारित है? यह आंतरिक ऊर्जा के सिद्धांत पर आधारित है। इस नियम का प्रतिपादन जूल द्वारा अपने परीक्षण 1843 से 1848 के बीच में किया गया था। इस नियम के अनुसार निकाय के पूर्ण चक्रीय परिवर्तन के दौरान परिवेश को दिए गए कार्य का बीजगणितीय योग क्या कहलाता है? बीजगणितीय योग निकाय तथा परिवेश से ली गई ऊष्मा के बीजगणितीय योग के समानुपाती होता है। तो जूल ने जो नियम दिया है उसमें क्या बताया गया कि निकाय के पूर्ण चक्रीय परिवर्तन के दौरान निकाय द्वारा परिवेश को दिए गए कार्य का बीजगणितीय योग, निकाय द्वारा परिवेश को दिए गए कार्य का बीजगणितीय योग है, वो निकाय द्वारा परिवेश से ली गई ऊष्मा के बीजगणितीय योग के समानुपाती होता है। इसको गणितीय रूप में हम लोग किस प्रकार प्रदर्शित करेंगे? बद्ध फ्लक्स dq = बद्ध फ्लक्स dw। यानी ये बद्ध फ्लक्स किसको प्रदर्शित करता है? ये पूर्ण चक्रीय प्रक्रम को प्रदर्शित करता है। dq परिवेश द्वारा ली गई ऊष्मा और dw क्या है? परिवेश को दिया गया कार्य। इसको हम इस प्रकार प्रदर्शित कर सकते हैं कि ऊष्मा एवं यांत्रिक कार्य यानी बद्ध फ्लक्स dq और बद्ध फ्लक्स dw परस्पर क्या है? एक दूसरे के समानुपाती होते हैं। ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम को हम ऊर्जा संरक्षण का नियम भी कहते हैं। इसका अनुप्रयोग क्या है? ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम का अनुप्रयोग में पहला नंबर आता है स्थिर प्रवाह प्रक्रम यानी स्टेडी फ्लो प्रोसेस। वह प्रक्रम जिसमें कार्यकारी पदार्थ की मात्रा
निकाय में प्रवेश करते समय तथा निकाय से बाहर निकलते समय नियत बना रहता है। वह प्रक्रम जिसमें कार्यकारी पदार्थ की मात्रा निकाय में प्रवेश करते समय तथा निकाय से बाहर निकलते समय नियत बना रहता है स्थिर प्रवाह प्रक्रम कहलाता है। स्थिर प्रवाह प्रक्रम के लिए कुछ मान्यताएं दी गई। इसमें पहला है कि द्रव्यमान प्रवाह पूरे निकाय में नियत बना रहता है। द्रव्यमान प्रवाह है वो पूरे निकाय में कैसा रहता है, नियत नहीं समान रहता है, एक सा रहता है। दूसरा क्या है, मिश्रण में प्रवाह समान बना रहता है। मिश्रण में प्रवाह भी क्या बना रहता है, समान बना रहता है। निकाय तथा परिवेश के बीच केवल ऊष्मा तथा कार्य का संबंध होता है। चौथा, द्रव्य की अवस्था सभी बिंदुओं पर कैसी होती है, नियत होती है। सभी बिंदुओं पर नियत होती है द्रव्य की अवस्था। विश्लेषण के दौरान केवल स्थितिज, गतिज तथा प्रवाह ऊर्जा को माना जाता है। हम जानते हैं कि ऊष्मागतिकी प्रथम नियम के अनुसार प्रवेशित ऊर्जा इज इक्वल टू प्रवाह ऊर्जा प्लस गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा प्लस दी गई ऊष्मा। यानी जो हम जानते हैं ऊष्मागतिकी प्रथम नियम के अनुसार प्रवेशित ऊर्जा, जो प्रवेश की जाती ऊर्जा वो क्या क्या होती है, प्रवाह ऊर्जा होती है, वो गतिज ऊर्जा होती है और दी गई ऊष्मा। दोनों सिरों पर प्रथम नियम लगाने पर स्थिर प्रवाह समीकरण निम्न प्रकार प्रदर्शित होता है। कैसा होता है, H1 प्लस C1 स्क्वायर बटे Z प्लस Q इज इक्वल टू H2 प्लस C2 स्क्वायर बटे Z प्लस W, जहाँ Q क्या है, ऊष्मा की मात्रा है। जहाँ Q क्या है, ऊष्मा की मात्रा है। और C क्या है, द्रव का वेग है। और Z क्या है, डेटम के ऊपर की ऊंचाई। H क्या है, एंथैल्पी। और W क्या है, कार्य। प्रथम नियम के इंजीनियरिंग अनुप्रयोग यानी इंजीनियरिंग एप्लीकेशन ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। विभिन्न अभियांत्रिकी अनुप्रयोग निम्नलिखित हैं। जैसे टरबाइन में प्रथम नियम का उपयोग किया जाता है। पंप में, संपीडक में, बॉयलर में, संघनित्र में, वाष्पत्र में, नोजल में। अब हम लोग बात करते हैं ऊष्मागतिकी के द्वितीय नियम के बारे में। ऊष्मागतिकी द्वितीय नियम के अनुसार ऊष्मा कभी ठंडी वस्तु से गर्म वस्तु की ओर स्वतः प्रभावित नहीं होती है। एंट्रोपी वृद्धि के सिद्धांत के अनुसार किसी विलगित निकाय की एंट्रोपी समस्त वास्तविक प्रक्रमों में बढ़ती है तथा आदर्श प्रक्रमों में संरक्षित रहती है। अब हम लोग बात करते हैं परपेचुअल गति मशीन प्रथम श्रेणी एवं द्वितीय श्रेणी की, यानी PMM1 और PMM2 के बारे में। पहले बात करते हैं हम लोग PMM1 के बारे में। PMM1 क्या है, व्हाट इज PMM1? ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम ऊर्जा संरक्षण का नियम है। हम लोगों को सब लोगों को पता है। ऐसी गति मशीनें जो ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम का अनुसरण करें प्रथम श्रेणी परपेचुअल गति मशीन कहलाती है। द्वितीय श्रेणी PPM2 यानी क्या कहलाता है, व्हाट इज PPM2? ऊष्मागतिकी के द्वितीय नियम के अनुसार कोई ऐसा इंजन बनाना संभव नहीं है जो 100% यानी 100% आउटपुट प्रदान करे किसी दिए हुए इनपुट पर 100% आउटपुट प्रदान करे, ऐसा इंजन बनाना क्या है, संभव नहीं है। इसलिए इसे किसमें डाला गया, द्वितीय श्रेणी में डाला गया, PPM2 यानी परपेचुअल मोशन मशीन 2। ऐसी मशीन है जो ऊष्मागतिकी के द्वितीय नियम का विरोध करे द्वितीय श्रेणी परपेचुअल गति कहलाते हैं। इसको इस प्रकार परिभाषित कर सकते हैं कि ऐसी मशीन जो किसी ऊष्मा भंडारण से ऊष्मा को अवशोषित कर उसे 100% कार्य में परिवर्तित कर सके। ऐसी मशीन जो किसी ऊष्मा भंडारण से ऊष्मा को अवशोषित कर उसे 100% कार्य में परिवर्तित कर सके द्वितीय श्रेणी परपेचुअल गति मशीनें कहलाती हैं, यानी PPM2 कहलाती हैं। जैसे ऊष्मा भंडारण से हमने लिया परपेचुअल गति मशीन बनी, उससे क्या होगा, जो कार्य है वो पूरा किसमें, जो ऊष्मा जो पूरा कार्य बदल देगा, ऊष्मा किसमें बदल देगा, पूरा कार्य में। अब बात करते हैं हम लोग ऊष्मा भंडारण की। ऊष्मा भंडारण क्या है, ऐसा निकाय जो पर्याप्त बड़ा हो, स्थायी साम्यावस्था में हो तथा जिसमें ऊष्मा की एक निश्चित मात्रा के अंतरण के पश्चात ऊष्मा देने या ऊष्मा लेने भी उसके तापमान में
परिवर्तन नगण्य हो ऊष्मा भंडारण कहलाते हैं। इन्हें दो वर्गों में बांटा गया, जैसे ऊष्मा स्रोत यानी हीट सोर्स और ऊष्मा सिंक यानी हीट सिंक। हीट सोर्स क्या है यानी ऊष्मा स्रोत क्या है इसका? ऊष्मा स्रोत किसी ऊष्मागतिकी निकाय के उच्च तापमान वाले भंडारण को हम हीट सोर्स कहते हैं। ऊष्मागतिकी निकाय के उच्च तापमान वाले भंडारण को, जो उच्च तापमान पर भंडारण है ऊष्मा का, उसको हम लोग क्या कहते हैं? हीट सोर्स कहते हैं यानी ऊष्मा स्रोत कहते हैं। इसका उदाहरण जैसे बॉयलर, भट्टी, दहन कक्ष, सूर्य, ये क्या वो उच्च तापमान वाले भंडारण है। अब अगला है हीट सिंक। हीट सिंक क्या है? व्हाट इज हीट सिंक? हीट सिंक यानी ऊष्मा सिंक किसी ऊष्मागतिकी निकाय के निम्न तापमान वाले भंडारणों को हम क्या कहते हैं? हीट सिंक कहते हैं। हीट सिंक यानी इस निकाय में ऊष्मा ग्रहण की जाती है, जैसे वायु, नदी, समुद्र, जल आदि। ऊष्मा इंजन क्या है? ऊष्मा इंजन एक ऐसा ऊष्मागतिकी निकाय है जो एक चक्रीय प्रक्रम पर प्रचलित होते हैं। किस पर प्रचलित होते हैं? एक चक्रीय प्रक्रम पर ऊष्मा को यांत्रिक कार्य में परिवर्तित कर सके, जैसे बॉयलर, टरबाइन। चित्र में ऊष्मा इंजन के रूप में बॉयलर को दर्शाया गया है, जो एक चक्रीय प्रक्रम पर प्रचलित है। इसमें ऊष्मा स्रोत से ऊष्मा कार्यकारी माध्यम जल को स्थानांतरित की जाती है, जिससे वह ऊष्मा में परिवर्तित हो जाता है। यह वाष्प टरबाइन पर कार्य में परिवर्तित हो जाता है। टरबाइन द्वारा निकाय वाष्प संघनित्र में प्रवेश करता है, जहां ये ठंडा होकर पंप की सहायता से पुनः बॉयलर में भेज दिया जाता है तथा चक्र पूर्ण हो जाता है। ऊष्मा इंजन की तापीय दक्षता। तापीय दक्षता क्या है? तापीय दक्षता यानी ईटा इज इक्वल टू कार बटे ऊष्मा यानी डब्ल्यू नेट बटे क्यू एस इज इक्वल टू Q1 माइनस Q2 बटे Q1 इज इक्वल टू QS माइनस QR बटे QS। ऊष्मा पंप क्या है? ऊष्मा पंप एक ऐसा ऊष्मागतिकी निकाय जो चक्रीय प्रक्रम पर प्रचलित हुए निम्न तापमान वाली भंडारण ऊष्मा निकालकर उच्च तापमान वाली भंडारण को प्रवाहित करे। ऊष्मा पंप क्या है? एक ऐसा ऊष्मागतिकी निकाय जो चक्रीय प्रक्रम पर प्रचलित हुए निम्न तापमान वाली भंडारण ऊष्मा निकालकर उच्च तापमान वाली भंडारण को प्रभावित करें। जैसा चित्र में दिया गया है। रेफ्रिजरेटर क्या है? रेफ्रिजरेटर एक प्रकार का ऊष्मा पंप ही है। रेफ्रिजरेटर एक प्रकार का कैसा है? ऊष्मा पंप ही है होता है, जो परंतु दोनों के मूलभूत उद्देश्यों में अंतर होता है। रेफ्रिजरेटर एक ऐसा ऊष्मागतिकी निकाय है जो एक चक्रीय प्रक्रम पर प्रचलित होते हुए निम्न तापमान बिंदु से ऊष्मा निकालकर उसका तापमान परिवेश से कम बनाए रखता है। अब हम लोग बात करते हैं ऊष्मा पंप एवं रेफ्रिजरेटर का निष्पादन यानी COP P बराबर होता है उत्पन्न वांछित प्रभाव बटे कार्य, यानी Q1 बटे Q1 माइनस Q2 इज इक्वल टू T1 बटे T1 माइनस T2। और COPR क्या है? COPR Q2 बटे Q1 माइनस Q2 इज इक्वल टू T2 बटे T1 माइनस T2। COP और COPR में क्या संबंध है? इसमें संबंध ये है कि COP इज इक्वल टू COPR प्लस 1। हम लोग बात करते हैं सबसे इम्पोर्टेंट कार्नोट इंजन के बारे में। प्रतिक्रम चक्र इंजन जिसको बोलते हैं। 1842 ईस्वी में फ्रांस के एक वैज्ञानिक निकोलस कार्नोट एक इंजन बनाया गया जो 4 प्रक्रमों पर आधारित था। इस इंजन को कार्नोट इंजन कहा गया। 4 प्रक्रम निम्नलिखित हैं। 2 प्रतिक्रम समतापी प्रक्रम है और 2 प्रतिक्रम रुद्धोष्म प्रक्रम है। चूँकि चारों प्रक्रम प्रतिक्रम चक्र पर आधारित हैं, इसलिए इसे प्रतिक्रम चक्र इंजन भी कहते हैं। कार्नोट इंजन के लिए परिकल्पनाएं। पहला नंबर है सिलेंडर के अंदर पिस्टन की घटी घर्षण रहित होती है। सिलेंडर एवं पिस्टन की दीवारें पूर्णतः ऊष्मारोधी होती हैं। तीसरा, सिलेंडर हेड
इस प्रकार बनाया जाए कि वह एक बार सुचालक की भांति कार्य करे तथा एक बार कुचालक की भांति कार्य करे। चौथा, इंजन में ऊष्मा स्रोत एवं ऊष्मा सिंक दोनों उपलब्ध हों। कार्नोट इंजन की क्रियाविधि। इंजन सिलेंडर में कार्यकारी माध्यम के रूप में द्रव या गैस का प्रयोग किया जाता है तथा पिस्टन इंजन सिलेंडर के अंदर पश्चाग्र गति करता है, यानी अंदर जो उसके बाद आगे को गति करता है। इंजन सिलेंडर में कार्यकारी माध्यम के रूप में द्रव या गैस का प्रयोग किया जाता है तथा पिस्टन इंजन सिलेंडर के अंदर पश्चाग्र गति करता है। कार्नोट चक्र की दक्षता क्या है सभी चारों प्रक्रमों के लिए? प्रक्रम 1 से 2 के लिए W = RT1 log P1/P2। प्रक्रम 2 से 3 के लिए W = U2 - U3 = CV × T2 - T3। प्रक्रम 3 से 4 के लिए W = -RT3 log P4/P3। प्रक्रम 4 से 1 के लिए W = CV × T1 - T4। और नेट कार कितना निकल कर आता है इसका नेट कार निकल कर आता है W net = R × T1 - T3 × log P1/P2 या ईटा कार्नोट बराबर नेट कार बटे प्रदत्त ऊष्मा। नेट कार कितना निकल कर आता है T1 - T3 प्रदत्त ऊष्मा T1। तो ईटा कार्नोट बराबर होगा T1 - T3 / T1। अब कार्नोट इंजन की सीमाएं के बारे में चर्चा करेंगे। इसकी सीमाएं कैसी हैं, कहाँ तक है? इंजन में पिस्टन की गति घर्षण रहित होती है, पता है, जो प्रायोगिक रूप से संभव नहीं होता है। मतलब प्रैक्टिकल रूप से अपन करें तो संभव नहीं है। तापमान नियत बना रहता है, जो संभव नहीं है। एंट्रोपी सिद्धांत एवं भौतिक महत्व। एंट्रोपी के सिद्धांत और भौतिक महत्व के बारे में पढ़ेंगे। इसमें एंट्रोपी को निम्न प्रकार से परिभाषित किया गया। यह ऊष्मा की मात्रा का फलक होता है। यह ऊष्मा की मात्रा का क्या होता है? फलक होता है, जो ऊष्मा को कार्य में परिवर्तित करने की संभावना को प्रदर्शित करता है। It is a function of a quality of heat, shows the possibility of conversion of that heat into work। मतलब यह ऊष्मा की मात्रा का फलक होता है, यानी इट इज ए फंक्शन ऑफ ए क्वालिटी ऑफ हीट, जो ऊष्मा को कार्य में परिवर्तित करने की संभावना को प्रदर्शित करता है। जो हीट शोज द पॉसिबिलिटी ऑफ कन्वर्जेशन ऑफ दैट हीट इनटू द वर्क। क्लासियस असमानता के अनुसार जब एक निकाय पूर्ण चक्रीय प्रक्रम से गुजरता है तब पूरे चक्र में राशि dQ/dt का समाकलन 0 या 0 से कम t होता है, 0 से कम होता है। जब एक निकाय पूर्ण चक्रीय प्रक्रम से गुजरता है तब पूरे चक्र में राशि dQ/dt का समाकलन 0 या 0 से कम होता है। यानी बद्ध फलक से dQ/dt <= 0। प्रतिक्रम प्रक्रम के लिए बद्ध फलक dQ/dt 0 और अप्रतिक्रम प्रक्रम के लिए बद्ध फलक से dQ/dt 0। और प्रतिक्रम प्रक्रम के लिए राशि बद्ध फलक से dQ/dt 0। यह बताता है कि dQ/dt एक बिंदु फलन है, अतः हम कह सकते हैं कि dQ/T निकाय का गुणधर्म होता है। यह गुणधर्म ही एंट्रोपी कहलाता है। इसे S द्वारा प्रदर्शित करते हैं। एंट्रोपी में परिवर्तन विभिन्न प्रक्रम के लिए। एंट्रोपी में परिवर्तन स्थिर आयतन या समतापी प्रक्रम के लिए S2 - S1 = mCV इंटीग्रेशन T2/T1। S2 - S1 = mCV इंटीग्रेशन P2/P1। एंट्रोपी में परिवर्तन स्थिर दाब या समदाबी प्रक्रम के लिए S2 - S1 = mCP इंटीग्रेशन T2/T1 या S2 - S1 = mCP इंटीग्रेशन V2/V1। एंट्रोपी में परिवर्तन स्थिर तापमान या समतापी परिवर्तन के लिए
H2 माइनस S1 इज इक्वल टू MR इंटीग्रेशन P1 अपॉन P2 इज इक्वल टू M इंटू CP माइनस CV इंटीग्रेशन P1 अपॉन PT। एंट्रोपी में परिवर्तन विध्वंस प्रक्रम के दौरान DS बराबर 0। इस प्रक्रम को आइंस्ट्रोपिक प्रक्रम भी कहते हैं। एंट्रोपी में परिवर्तन बहुविधि प्रक्रम के लिए H2 माइनस S1 गामा माइनस N बटे गामा माइनस 1 इंटू MR इंटीग्रेशन V2 अपॉन V1। ये वैसे इंपॉर्टेंट तो नहीं थे, लेकिन सूत्र ये सवाल में पूछे जाते हैं, इसलिए हमने आपको पढ़ा दिया इसके। और आगे बात करते हैं हम लोग ऊष्मागतिकी का तृतीय नियम। हाँ, इससे पहले जिन लोगों ने और लाइक शेयर सब्सक्राइब ना किया हो तो वह जल्दी से जल्दी कर दें, इससे आगे से जो नई आने वाली वीडियो हो वो आपको तुरंत आपके मोबाइल में आ जाएं। आपको अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, ना अच्छी लगी तो डिसलाइक करें, और उसमें क्या कमी है वो भी कमेंट कर बताएं। हम लोग बात करते हैं ऊष्मागतिकी का तृतीय नियम। यह निरपेक्ष शून्य एंट्रोपी पर आधारित है। इस नियम के अनुसार किसी पदार्थ का परम तापक्रम पर एंट्रोपी शून्य होती है। यह नियम संभव नहीं होता है। चलिए, इस लेसन का अंत हुआ। अब हम लोग मिलेंगे अगले चैप्टर में। धन्यवाद।